नमस्कार, वेलकम टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे रुक्मिणी प्रकाशन के लेखपाल सीरीज की, और उसमें हम लोग हिंदी और जीएस के 50 क्वेश्चन को लगा रहे थे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो उसी का नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हम टेस्ट सीरीज नंबर 15 डिस्कस करेंगे। और उसमें 25 क्वेश्चन हिंदी के हैं प्लस 25 क्वेश्चन जीएस के रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम हिंदी के बारे में बात करेंगे, तो उससे संबंधित जितने भी पॉइंट है उसको भी देखा जाएगा। इसके बाद जीएस के 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, तभी इसका फ़ायदा जो एग्जाम में मिल पाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी का फर्स्ट पेपर। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। देश को से बचना चाहिए, किससे बचना चाहिए ये भरना है। अतिथियों, सज्जनों, हरिश्चंद्रों, जयचंदों। तो अगर हम इसमें बात करें तो देश को जो है जयचंदों अथवा दगाबाजों से बचना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, जयचंद मीन्स दगाबाज या धोखेबाज, तो इसमें जो भरा जाएगा शब्द वो हो जाएगा जयचंदों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का इसमें से चयन करना है। किसी की टोपी घर में छूट गई और किसी की चश्मा गिर गई। इसमें से बताना है, ये रेखांकित वाक्य है, कि इसकी जगह पे क्या हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ठीक है, या इसकी जगह पे हम और कौन सा शब्द लिख सकते हैं। तो चश्मा जो शब्द लिखा गया इसमें, चश्मा, ये देखिए चश्मा लिखा हुआ है। चश्मा जब भी प्रयोग किया जाता है तो पुल्लिंग के रूप में किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसलिए इसमें क्या होगा, चश्मा, किसी का चश्मा गिर गया, ये सही होगा, ना कि गिर गई होगा। तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो डी पार्ट हो जाएगा, किसी का चश्मा गिर गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सही शुद्ध वर्तनी शब्द बताना है। कौन सा इसमें शुद्ध वर्तनी शब्द लिखा हुआ है। तो अगर हम ए पार्ट को देखें, प्रेमातुर, तो ये जो है सही रूप से लिखा हुआ है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का बताना है, उसका क्या होगा। वैर, वैर का पर्यायवाची शब्द बताना है, क्या होगा। तो वैर का पर्यायवाची शब्द होता है विद्वेष। ठीक है, विद्वेष जो कि बी पार्ट में दिया गया है, और आंसर ये हो जाएगा विद्वेष। ठीक है, इसका अन्य पर्यायवाची होता है शत्रुता और दुश्मनी। ये सारे जो है वैर के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है। इसमें रिक्त स्थान को भरना है उपयुक्त शब्द चयन करके। पहला है, 5वां है, हमें अपने होने पर गर्व है। किस पर गर्व है, भिखारी, चोर, भारतीय या भारतीय। तो गर्व जब होता है तो पॉजिटिव वे में देखा जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, भारतीय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सैनिकों ने युद्ध में डैश का परिचय दिया। किसका परिचय दिया, कायरता का परिचय दिया, वीरता का परिचय दिया, खटास का परिचय दिया या फिर मिठास का परिचय दिया। तो वीर जो भारतीय सैनिक थे, उन्होंने जो युद्ध में, जो कोई भी सैनिक हो तो युद्ध में क्या वीरता का परिचय देता है। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, वीरता का परिचय। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जो हो जाएगा आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। जो परिश्रम से मुंह मोड़ता है तब जीवन में पिछड़ जाता है। अब ये जो रेखांकित है तब जीवन में, जो रेखांकित शब्द है, इसमें हमें बताना है इसका कौन सा इसमें जो है प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें रेखांकित भाग, तो इसमें तब जो लिखा, तब समय सूचक शब्द है, और जिसके स्थान पर जो है सर्वनाम हम वह का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और तब जो है वाक्य का अर्थ और व्याकरण की दृष्टि से ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। आंसर विशेषण होता है। ठीक है, इसमें देखिए ऑप्शन जो है गलती लिखा है, संज्ञा है, कर्म है, विशेषण है या फिर क्रिया विशेषण। ठीक है, इसमें लिखना चाहिए कोई शब्द लिखना चाहिए प्रतिस्थापित करने पर, तो यहाँ पे जो है वह होना चाहिए, वह। ठीक है, तो यहाँ पे वह हो जाएगा तब की जगह पर, तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। इसमें बताना है कौन सा अलंकार होता है। ठीक है, इस वाक्य में, इस शब्द में कौन सा अलंकार है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो इसमें लाटा अनुप्रास है। ठीक है, कौन सा अलंकार है, लाटा अनुप्रास अलंकार है। आंसर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो तब, और उसका तात्पर्य जो है या अन्वय जो है में भेद होता है, तो वहाँ लाटा अनुप्रास होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है जो सप्ताह में एक बार होता है उसे क्या कहेंगे एक शब्द में, तो जो सप्ताह में एक बार होता है उसे साप्ताहिक कहा जाता है। ठीक है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। और वार्षिक किसे कहते हैं, तो वार्षिक जो एक वर्ष में होने वाला, वर्ष में एक बार जो होता है उसे वार्षिक कहेंगे। मासिक जो है महीना में एक बार होने वाला उसे मासिक कहेंगे। पाक्षिक जो है दो सप्ताह में एक बार होने वाले को पाक्षिक कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करना जिसमें कोई त्रुटि दी गई है। तो जिसके पास चरित्र होता है उसके सामने संसार भर का संपत्तियां घुटने टेक देती हैं। इसमें बताना है किस कहाँ कौन सी जगह पे जो है गलती किया गया है। तो अगर हम संसार भर का संपत्तियां देखें तो ये गलत तरीके से लिखा है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे संसार भर का प्रयोग होने से अधिकार सूचक शब्द जो है स्त्रीलिंग हो जाता है और इस कारण यहाँ पे का की के, ठीक, का की को जो में बदल देंगे, का को जो है की में बदल देंगे तो आंसर इसका सही हो जाएगा। यानी कि संसार भर का नहीं होगा या भर की होगा, संसार भर की संपत्तियां। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चयन करना है जो बिना वेतन के कार्य करे। तो जो बिना वेतन के कार्य करता है उसको क्या कहते हैं एक शब्द में, अवैतनिक उसको कहा जाता है। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, अवैतनिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना। न्याय व्यवस्था कहती है कि जिसने अपराध किया है उसने दंड तो मिलेगा ही। इसमें जो ये रेखांकित शब्द है इसी को हमें जो है प्रतिस्थापित करना है, ये गलत तरीके से लिखा गया है। ठीक है, तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा उसे दंड तो मिलेगा ही। ठीक, ये सही रूप से हो जाएगा, उसे दंड तो मिलेगा ही। आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, जिसने अपराध किया उसे दंड तो मिलेगा ही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दाल गलना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो दाल गलना मुहावरे का अर्थ होता है युक्त या उपाय सफल होना। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, उपाय सफल होना या युक्ति सफल होना इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में विलोम शब्द बताना है। शाश्वत का विलोम शब्द क्या होता है, तो शाश्वत का विलोम शब्द होता है नश्वर। ठीक है, आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा, नश्वर या फिर क्षणिक या फिर भंगुर, इसे तीनों ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। इसमें तो बाढ़ पीड़ित कौन सा सही रूप से लिखा हुआ है, तो अगर हम सी पार्ट इसको देखते हैं तो ये सही रूप से लिखा गया है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो अगले क्वेश्चन में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। ग्रह का पर्यायवाची क्या होगा, तो ग्रह का पर्यायवाची होता है घर और निकेतन, ये दोनों ग्रह के पर्यायवाची होते हैं। तो आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा, निकेतन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि दी गई है। आदर्श विद्यार्थी के गुण सादा जीवन उच्च विचार होता है। इन्हें बताना है कहाँ पे त्रुटि दिया गया है या कहाँ पे गलती की गई है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो के गुण जो लिखा गया है ये त्रुटिपूर्ण लिखा हुआ है। ठीक है, के गुण के स्थान पर के लक्षण का प्रयोग करना ज़्यादा उचित रहता है। तो आंसर इसका ए पार्ट ही सही हो जाएगा। सही वाक्य की बात करें तो इसमें आदर्श विद्यार्थी के लक्षण सादा जीवन उच्च विचार होता है। ठीक है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करने जो गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो गांठ बांधना का अर्थ होता है अच्छी तरह से याद करना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, अच्छी तरह से याद करना, ये मुहावरा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निराश्रय, निराश्रय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो निराश्रय शब्द का संधि विच्छेद अगर हम करते हैं तो निह प्लस आश्रय इसका बन जाता है, यानी कि ए पार्ट इसका बनेगा संधि विच्छेद, ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में दीर्घ संधि है ये बताना है। तो दीर्घ संधि की बात करें इसमें तो जो बी पार्ट दिया गया है वेदांत, वेदांत में दीर्घ संधि है। ठीक है, वेद प्लस अंत बराबर वेदांत। ठीक है, छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ हो जा रहा है तो यहाँ पे दीर्घ संधि आएगा। ठीक है, नरेश में जो है गुण संधि है और अगर हम बात करें प्राण की तो प्राण या प्रमाण जो है व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है और अभिप्राय जो है ये दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो पेड़ से पत्ता गिरा, इसमें बताना है कि यहाँ पेड़ से में कौन सा कारक है। तो पेड़ से पत्ता गिरा में अगर पेड़ से कारक की बात करें तो इसमें अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, कर्ता ने कर्म को अपादान से, तो वही अपादान कारक हो जाएगा क्योंकि पेड़ से जो है पत्ता गिर रहा है, यहाँ पे अलगाव की स्थिति में है और अपादान कारक हमेशा अलगाव बताता है। ठीक है, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, पत्ता टूटकर पेड़ से अलग हो रहा है तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगम का तत्सम शब्द क्या है।
अगम का तत्सम शब्द होता है अगम्य, ठीक है। ए पार्ट में जो लिखा हुआ है ये इसका तत्सम शब्द हो जाएगा। अगम्य जो होता है वो अगम का तत्सम शब्द होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 25 तक दिए गए गद्यांश के ऊपर आधारित है, तो इस गद्यांश को पढ़िए और इसके अनुसार जो है उत्तर देने का प्रयास करिए। तो देखते हैं क्वेश्चन को। मनुष्य अपनी बुद्धि की सहायता से, अब बताना है आगे इस गद्यांश के अनुसार क्या होगा। तो अगर हम इस गद्यांश के अनुसार देखें तो उपयोगी ज्ञान की सृष्टि तथा प्रसार करता है। गद्यांश के अनुसार इसका ए पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय की सहायता से, इसमें क्या आंसर हो जाएगा। तो मानव हृदय की सहायता से जो है अपने अनुभव तथा भावनाओं को संजोता है, ये इसका इस गद्यांश के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के जीवन में बुद्धि तथा हृदय, बताना है इसमें क्या होगा आगे। तो इसका हो जाएगा दोनों का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है इस गद्यांश के अनुसार। तो इसको आप पढ़ेंगे तो इस तरीके से इसका आंसर दे पाएंगे। तो ये हो गए 25 क्वेश्चन। अब देखते हैं जीके के 25 क्वेश्चन को, ठीक है। पहला क्वेश्चन है निम्न में से सबसे पहले क्या हुआ था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, पेशावर षड्यंत्र, मेरठ षड्यंत्र या वीना दास द्वारा कुलाधिपति पर गोली चलाना। इसमें से बताना कि कौन सबसे पहले हुआ था। तो अगर हम सबसे पहले की बात करेंगे तो इसमें हुआ था पेशावर षड्यंत्र, ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। अब देखते हैं पेशावर षड्यंत्र की बात करें तो ये 1922 में हुआ था। कब हुआ था, 1922 में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मार्क्सवाद और साम्यवाद के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए ये किया गया मुकदमा जो है पेशावर षड्यंत्र कहलाता है। इसके बाद मेरठ षड्यंत्र की बात करेंगे तो ये हुआ था 1929 में, 1929 में जो है मेरठ षड्यंत्र हुआ था, ठीक है। और ये भी जो है साम्यवादी फिलिप स्प्रेड और उनके सहयोगियों के विरुद्ध किया गया ये मुकदमा था। इसके बाद 1932 में जो है ये गोली मारी गई थी कुलाधिपति को वीना दास द्वारा। तो 1932 में घटित हुआ था घटना। इसके बाद अगर हम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की बात करें तो ये घटित हुआ था 1946 को। कब हुआ था, 1946 को। 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग ने मनाया था। तो इस तरीके से इसमें देखते हैं कि सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी। तो पेशावर षड्यंत्र घटना घटी थी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, ये बताना है। तो निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत जो है ये अरविंद घोष द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। निष्क्रिय सिद्धांत के तहत अरविंद घोष ने यह कहा था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए और अंग्रेज यदि भारत को नहीं छोड़ता है तो भारतीयों को अंग्रेज के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। निष्क्रिय सिद्धांत को अरविंद घोष ने वंदे मातरम पत्रिका में उद्धृत किया था। स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी का अंतिम आंदोलन जो था वो था भारत छोड़ो आंदोलन, जो काफ़ी हिंसक रहा था। इसमें महात्मा गांधी ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन या करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रांतिकारी जो हर्डिंग बम कांड में शामिल नहीं थे उनका नाम बताना है, कौन थे। तो अगर हम इसमें आंसर की बात करें तो बी पार्ट से हो जाएगा। भगवती चरण बोहरा जो थे ये क्रांतिकारी नहीं थे, हर्डिंग बम कांड में शामिल नहीं थे, ठीक है। बी पार्ट आंसर हो जाएगा। और भगवती चरण बोहरा जो थे एक क्रांतिकारी थे, लेकिन इन्होंने जो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वालों में शामिल नहीं थे, ठीक है। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली राजधानी भारत का बनाने के उपलक्ष्य में आयोजित जुलूस के दौरान हार्डिंग सेकंड पर बम फेंका गया था। भगवती चरण बोहरा द्वारा जो है बम का दर्शन क्रांतिकारी पुस्तक लिखी गई थी। हार्डिंग जो है बम कांड को दिल्ली षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो इस षड्यंत्र का एक मुख्य अभियुक्त थे रास बिहारी बोस, जो जापान चले गए और ये मुकदमा से बच गए थे। और इस बमकांड में 4 लोगों को फांसी दे दी गई थी, ठीक है। अमित चंद, बाल मुकुंद और अवध बिहारी लाल को 8 मई 1915 को फांसी दे दी गई और बसंत कुमार विश्वास को 11 मई 1915 को फांसी दे दी गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों लोग जो है इसमें शामिल थे, बाकी भगवती चरण बोहरा इसमें शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है, यानी कि कौन सुमेलित नहीं है। भारतीय किसान विद्यालय एनजी रंगा, बकास्त संघर्ष स्वामी सहजानंद, प्रथम महिला विश्वविद्यालय एमजी रानाडे, साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद खान। इसे बताना सर कौन गलत है। तो अगर हम गलत आंसर की बात करेंगे तो इसमें सी पार्ट जो है वो गलत में मेल दिया हुआ है। प्रथम महिला विश्वविद्यालय एमजी रानाडे नहीं थे। प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो है भारत के प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुआ था, ठीक है, 1916 में हुआ था। और पूना में जो है डॉक्टर के करबे द्वारा किया गया था, ठीक। कार्बे थे एक, उन्होंने किया था। 1864 में जो मुस्लिम वर्ग में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। बिहार में किसानों की समस्या के हल करने के लिए बकास्त आंदोलन स्वामी सहजानंद द्वारा जो है चलाया गया था, ठीक है।
और इसके तहत जो है किसानों को स्वयं खेती की भूमि का मलकाना हक की मांग की गई थी। NG रंगा जो थे वो आंध्र प्रदेश में किसान आंदोलन के अग्रणी नेता थे। तो इस तरीके से इसका आंसर जो हो जाएगा वो C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसका कथन है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, ये किसके द्वारा कहा गया है ये बताना है। तो ये कथन कहा गया था एचिंसन के द्वारा, ठीक है, एचिंसन के द्वारा ये कथन कहा गया था। और इस परिस्थिति का लाभ उठाते हिंदू और मुसलमान को परस्पर विरोधी बना देना चाहिए था इनके हिसाब से, ठीक है। मोहम्मद अली के बयान के आधार पर एचिंसन ने दुख प्रकट करते हुए कहा था। खिलाफत आंदोलन के दौरान जो है 1919 में मोहम्मद अली ने कहा था कि वह मुसलमान पहले है और भारतीय बाद में। महात्मा गांधी के प्रयास से इस आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम काफ़ी समीप आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हरी खाद के स्रोत हैं, ठीक है, ग्रीन मैन्योर के स्रोत हैं। नील हरी शैवाल है, या फिर राइजोबियम है, फिर एजेटोबैक्टर है, या फिर एजोला। इसमें से बताना है कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। तो आंसर की बात करेंगे तो इसमें उपयुक्त में से सभी जो है वो हरी खाद के उदाहरण है, ठीक है। नील हरी शैवाल, राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजोला। राइजोबियम फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला एक प्रकार का सहजीवी जीवाणु है। नील हरी शैवाल स्वतंत्र जीवी प्रकाश संश्लेषित जीव, इनका प्रयोग धान के खेतों में किया जाता है। एजोला एक जलीय फर्न है जिसके अंदर नील हरी शैवाल एनाबीना जो है वृद्धि करता है, ठीक है। एजेटोबैक्टर जो है स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन जीवाणु है। तो सारे के सारे इससे संबंधित क्या हरी खाद के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो अगर हम विस्फोटक पदार्थ की बात करें तो इसमें जो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म दिया गया है ये विस्फोटक पदार्थ के अंतर्गत नहीं आता। बाकी इसमें से तीनों जो है ये विस्फोटक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। ट्राइनाइट्रोटाल्बिन, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लोट्राइमेथिलीन, ट्राइनाइट्रोमीन, ये तीनों जो है विस्फोटक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है ओजोन परत के क्षरण के कारण सहायक पदार्थ होता है और इसका प्रयोग विस्फोटक के लिए नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये बातें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके संलयन द्वारा उत्पन्न होती है, या फिर नाभिकीय आयन द्वारा, या विखंडन द्वारा, या ऑक्सीकरण के द्वारा होती है। सूर्य की ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है, तो सूर्य की ऊर्जा जो है नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। सूर्य में मुख्यतः हाइड्रोजन गैस पाई जाती है जो निरंतर क्रोड में जाकर नाभिकीय संलयन के द्वारा हीलियम नाभिक बनाता है, ठीक है। और जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक जो है संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करता है तो अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त होता है और उसे ही नाभिकीय संलयन कहा जाता है। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब ध्वनि तरंगे किसी माध्यम से होकर संचरित होती हैं तो कौन सी भौतिक राशि अथवा राशियां पारगत होती हैं, ठीक है। इसमें से बताना है कि कौन सी राशि जो होती हैं वो पारगत होती हैं। तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसमें केवल ऊर्जा जो होती है वो पारगत होती है, ठीक है। ध्वनि तरंगे जो होती है वो एक अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे हैं और वस्तुतः तरंगे जो है विक्षोभ का परिणाम होती हैं तथा ये ऊर्जा का जो है संचरित करती हैं, ठीक है, द्रव्यमान का नहीं। ध्वनि तरंग जो है जब माध्यम में से गमन करती है तो संपीड़न एवं विरलन के रूप में गमन करती हैं और ये निर्वात में गमन नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये बातें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 ग्राम वसा देती है, क्या देती है ये बताना है। तो 1 ग्राम वसा लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा, 9 कैलोरी ऊर्जा, ठीक है। 1 ग्राम वसा यानी कि 1 ग्राम फैट जो होता है वो 9 कैलोरी एनर्जी प्रदान करती है। वसा में जो है वसा का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। वसा में जो है ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। वसा ट्राइग्लिसराइड का बना होता है, ठीक है। वसा का भंडारण वसीय ऊतकों में जो है आरक्षित भोजन के रूप में रहता है, ठीक है। रुधिर में जो है फैट का संचरण लाइपोप्रोटीन के रूप में होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है ये बताना है। फाइलेरिया फफूंद, निमोनिया जीवाणु, हेपेटाइटिस यकृत, इन्फेसिलाइटिस जोड़, इसमें बताना है कौन सा गलत है। तो अगर हम गलत जोड़ की बात करेंगे तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। इंसेफ्लाइटिस जो है जोड़ ये बेमेल तरीके से लगा हुआ है, ठीक है। इंसेफ्लाइटिस को मस्तिष्क ज्वर भी कहा जाता है जिससे मस्तिष्क प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस से जो है मानव अंग यकृत प्रभावित होता है। फाइलेरिया से जो है फाइलेरिया फफूंद से और निमोनिया जो है जीवाणु से होता है। तो इन्फेसिलाइटिस जो इसमें जोड़ लिखा हुआ गलत है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर मस्तिष्क होता तो सही हो जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्दावली में IDN का पूर्ण रूप क्या है ये बताना है। IDN का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या है ये बताना है। तो IDN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम, ठीक है। इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम होता है इसका फुल फॉर्म। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें हो गई। एक होता है ISP, कंप्यूटर में ISP होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। GUI होता है फुल फॉर्म, उसका बनता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। GPRS होता है, इसका फुल फॉर्म होता है जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस, ठीक है। एक GSM होता है, GSM का फुल फॉर्म बनता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, ठीक है। ये सारी चीज़ें कुछ बातें हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है, ये बताना है। तो इसके लेखक हैं AB वाजपेयी, ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी इस पुस्तक के लेखक हैं, न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। और ये अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे। वाजपेयी द्वारा लिखित पहली पुस्तक का नाम था राष्ट्रीय एकीकरण। राष्ट्रीय एकीकरण जो था ये इनकी पुस्तक का पहली पुस्तक थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पशु के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है, जापान आइबिस, न्यूजीलैंड डोडो, कनाडा गंजा ईगल, या फिर यूनाइटेड किंगडम रॉबिन रेड ब्रेस्ट, ठीक है। इनमें बताना कौन सा गलत है, किस देश का जो है राष्ट्रीय पक्षी नहीं जिसके सामने लिखा हुआ है। तो अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो जो डोडो लगा हुआ है ये गलत है, ठीक है। ये न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी जो है उसका नाम है कीवी, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ये डोडो नहीं होगा, ठीक है। डोडो जो है मॉरिशस का राष्ट्रीय पक्षी, किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है, वो है मॉरिशस का, ये भी आपको याद रखना है। मॉरिशस का राष्ट्रीय पक्षी डोडो है और न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी है, ठीक है। आइबिस जापान का राष्ट्रीय पशु है। ईगल गंजा ईगल जो कनाडा का राष्ट्रीय पशु है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु है राष्ट्रीय, और रॉबिन रेड ब्रेस्ट। भारत का राष्ट्रीय पशु की बात करेंगे तो बाघ, और राष्ट्रीय पक्षी की बात करेंगे भारत के तो मोर है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल क्या है। कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल जो होता है उसको वो होता है आधा बाइट। आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। आधा बाइट को निब्बल कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो 0 और 1 को बाइनरी कहते हैं, जिसमें 0 का तात्पर्य होता है हाफ और 1 का तात्पर्य होता है ऑन, ठीक है। 0 का तात्पर्य होता है ऑफ और 1 का तात्पर्य होता है ऑन, ठीक है। तो 0 और 1 होता है 1 बिट, 4 बिट बराबर 1 निब्बल के, 8 बिट बराबर 1 बाइट के होता है, ठीक है। 1024 बराबर बाइट के बराबर होता है 1 KB या 1 किलो बाइट के, और 1024 किलो बाइट या बराबर होता है 1 मेगाबाइट या MB के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी बेरोजगारी को दूर करने के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया गया। तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ये चलाया गया था 20 सूत्रीय कार्यक्रम, ठीक है, जो कि 1975 में स्टार्ट किया गया था, 1975 में स्टार्ट किया गया था, और उस समय 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा। और इसी 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 162 का संबंध किससे, ये बताना है। तो अनुच्छेद 162 का संबंध जो है वह राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबंधित है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट से हो जाएगा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से होता है, ठीक है। अनुच्छेद 154 के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के अंतर्निहित होती है। अनुच्छेद 213 के आधार पर राज्यपाल विधायी शक्ति का प्रयोग कर अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक राज्य शक्तियों से संबंधित प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 153 में जो है राज्यपाल पद का उल्लेख किया गया है। राज्यपाल राज्य के कार्यपालिका शक्ति का औपचारिक प्रधान होता है। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाया जाता है। तो ये बातें होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धन विधेयक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। धन विधेयक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 110 में है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा 110, ठीक है। उस विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है जिसमें कर से संबंधित प्रावधान या संचित निधि आकस्मिक निधि में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान होता है, ठीक है। धन विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष को होता है। धन विधेयक पर राज्यसभा को जो है सीमित अधिकार प्राप्त होता है। राज्यसभा जो है धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, इसके आगे लिखा हुआ है राज्य सूची, ये किस राज्य सूची का विषय है। अगला देखते हैं। जनगणना जो है संघ सूची का विषय। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो है द्वितीय अनुसूची में है। दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में। से बताना कौन गलत है। तो अगर हम गलत आंसर की बात करेंगे तो इसमें गलत आंसर हो जाएगा सी पार्ट। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो है द्वितीय अनुसूची में नहीं है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों के बंटवारे का उल्लेख है। किस अनुसूची में बंटवारे का उल्लेख है, 4थी अनुसूची में, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा। 10वीं अनुसूची में जो दल बदल का कानून को शामिल किया गया है, और ये जो है 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में दल बदल कानून को तैयार किया गया था, ठीक है।
तो इस तरीके से आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नो क्रैक मेघालय, मानस असम, जिम कार्बेट बिहार या अचानक मार छत्तीसगढ़। तो अगर हम बात करें जिम कार्बेट, जो बिहार लिखा हुआ ये गलत है, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। जिम कार्बेट जो है उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में, ठीक है। जिम कार्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में। जिम कार्बेट उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, तो ये उत्तराखंड में है, ठीक है। आंसर इसका जो है सी पार्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है ये बताना है। तो एफटीपी का पूर्ण रूप है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, इसका पूर्ण रूप बनता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। एफटीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, और यही आंसर इसका हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। फैट का फुल फॉर्म बनता है फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है, इसमें अगर हम बात करें, और एफएसके फुल फॉर्म बनता है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, और आंसर इसका हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सेल्वा वन की विशेषता क्या है ये बताना है। तो सेल्वा वन की विशेषता होती है कि उसकी जो पत्ती होती है वो चौड़ी पत्ती होती है और सदाबहार वन होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये पार्सिंग हो जाएगा, ठीक है। अमेजन वर्षा वन को ब्राजील में सेल्वा वन या सेल्वास वन कहा जाता है, ठीक है। सेल्वा वन जो होता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन अर्थात सदाबहार वन होता है। सदाबहार वन में पेड़ लंबे होते हैं, चौड़ी पत्ती होती है, घने वन इनकी विशेषता होती है, ठीक है। अमेजन घाटी के सेल्वा वन को जो है पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। पतझड़ वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है, जो ग्रीष्म ऋतु के पूर्व अपना पत्ता गिरा देता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ये पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है ये बताना है। तो सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो विश्व का सबसे छोटा तथा सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर जनसंख्या 0 अर्थात वहाँ कोई स्थायी मानवीय बस्ती नहीं, इस कारण वहाँ जनसंख्या का आधार नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज जो है जेम्स कुक ने लगभग 1770 ईस्वी में किया था, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, ई कैबिनेट लागू करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है। तो ई कैबिनेट लागू करने वाला प्रथम भारतीय राज्य जो है वो है हिमाचल प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो ये जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा, ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच। तो ये था ओवरऑल क्वेश्चन जिसका हम लोगों ने डिस्कशन किया, देखा गया। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। और आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।